नमस्कार दोस्तों, अपन मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिज्म में आज का अपना टॉपिक है नेचुरल पॉइंट। ठीक है, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल क्या पढ़ेंगे अपन? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु कहाँ पढ़ेंगे? चुंबक में। चुंबक है वो कहाँ रखी गई है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। उसके अपन क्या फाइंड करेंगे? उदासीन बिंदु फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उदासीन बिंदु है वो होता क्या है। ठीक है ना, देखते जाओ। आपको पता है कि ये जैसे दंड चुंबक है, ये दंड चुंबक है, बार मैग्नेट है, इसका ये ध्रुव N है, ये ध्रुव S है। ठीक है ना। अब पता है आपको कि इसकी वजह से इसके चारों ओर इसकी बल रेखाएं होगी और इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये इसकी बल रेखाएं हैं और बल रेखाओं की दिशा आप लोगों को पता ही है किधर होती है? N से S की ओर, कहाँ? बाहर। और अंदर कहाँ होती है? S से N की ओर। तो ये जैसे दंड चुंबक है तो इसके चारों ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो होता ही है। तो माना कि दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B। क्या माना कि दंड चुंबक जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट चीज अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि ये आपको मैंने लास्ट क्लास में ये तो बता दिया था कि यहाँ पर क्या होता है, एक वक्राकार बंद वक्र बनता है। ठीक है, वक्राकार बंद मार्ग पे क्या करता है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है और इन्हें अपन क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि ये वक्राकार होता क्यों है। आज ये चीज बताने वाले हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये वक्राकार क्यों होती है। ये होती है बच्चों, एक तो चुंबक के, ध्यान से समझना है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। पहला कारण है, किसका कारण है? ये वक्राकार का। ठीक है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्राकार होती है उनके कारण है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र के कारण और दूसरा है पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण। कौन सा क्षेत्र है पृथ्वी का? क्षैतिज क्षेत्र है, ध्यान रखना, न कि ऊर्ध्वाधर। कौन सा है? क्षैतिज। तो अपन ये कह सकते हैं, इसे माना अपन ने B और इसे माना अपन ने BH। H का मतलब क्या है? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को अपन क्या कहते हैं? क्षैतिज। ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने कि जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण और पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो वक्राकार होती है। आई बात समझ में? इसका मतलब चुंबक के ऊपर पृथ्वी का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता है, तभी तो अपन ने ये कहा कि इसकी वजह से वक्राकार होती है। तो होता क्या है वास्तव में? अब देखना, ये चुंबक है, मैं आपको उदासीन बिंदु की परिभाषा समझाने जा रहा हूं। ठीक है, ये चुंबक है, ये इसका N सिरा है, ये S सिरा है। इस चुंबक के नजदीक B क्या होता है? ज्यादा उच्च होता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है कहां? चुंबक के नजदीक या पास कह सकते हैं अपन। ठीक है ना, इसके पास। ठीक है, तो वो एक छोटी सी कल्पना की जाए कि अपने गांव है, अपने गांव में अपना जो अस्तित्व होता है वो अस्तित्व अपना किसी दूसरे गांव में नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि गांव में अपना क्या होते हैं, आप सभी अपने ही होते हैं और अपन अगर कुछ गलत कर दे तो उसका भी वो क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ निवारण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूर जाएं तो अपना अस्तित्व धीरे धीरे क्या होने लगता है? खत्म। मतलब अपना क्षेत्र क्या हो रहा है? धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो की वो कहानी है कि चुंबक के जितना ज्यादा पास है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र चुंबक की वजह से जो उत्पन्न होने वाला है वो क्या है? ज्यादा। दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम। आई बात समझ में? लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कम होगा क्या? नहीं होगा।
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो अपन यही कहेंगे कि जो क्षैतिज घटक है वो चाहे आप यहां देख लो और यहां देख लो, दोनों जगह ही क्या है, बराबर। लेकिन ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। समझ में आई बात। तो चुंबक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, लेकिन जैसे जैसे चुंबक से दूर चला जाता है, जैसे जैसे चुंबक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दुर्बल होता जाता है। क्या होता जाता है, दुर्बल। दुर्बल का मतलब कमजोर होता जाता है। आई बात समझ में। तो अब चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे कम होता जाता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है, ध्यान देना, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के क्षैतिज घटक के बराबर हो जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और एक बात हमेशा ही समझ लेनी है यहाँ पर कि यहाँ पर जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा होती है अपोजिट। क्या होती है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत। आई बात समझ में। तो जिस बिंदु पे बी और बी एच बराबर हो जाते हैं उस बिंदु पे ओवरऑल चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। आ गई होगी शायद बात समझ में। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूंगा पूरी चीजों को। मैंने शुरुआत से क्या बताया, मैंने ये बताया कि चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है इनका जो पथ होता है वो वक्राकार होता है। इसका कारण है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसकी वजह से। तो मैंने फिर आपको ये बताया कि चुंबक के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और जैसे जैसे अपन चुंबक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता जाता है। लेकिन चुंबक जो पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है वो तो आपको पता है, जितना यहाँ था उतना ही यहाँ है, कोई खास फर्क नहीं पड़ी। तो इस बिंदु पे एक बिंदु ऐसा आता है, वहां पर क्या होता है, B बराबर BH हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज घटक जो है चुंबकीय क्षेत्र का, उनकी दिशा आपस में अपोजिट होती है। तो उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का ओवरऑल मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। आई बच्चों बात समझ में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इनमें 2-3 केसेस दिए गए हैं, वो केसेस क्या क्या दिए गए हैं वो समझते हैं। ये अपन ने पढ़ा उदासीन बिंदु की परिभाषा। अब कंडीशन फर्स्ट है, वो अपन को दी गई है कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो। क्या दिया गया है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, उत्तर की ओर हो, ठीक है। तो अपन कल्पना करते हैं कि जो उत्तर है वो ऊपर की ओर, वैसे भी आपको पता है, या इधर अपन एक संकेत बना लेते हैं कि ये है नॉर्थ, ये साउथ, इधर क्या लें, ईस्ट लें या वेस्ट, और इधर संकेत लिया आपने, हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग एक संकेत ले लिया। तो यहां से अपन को पता ये चल रहा है कि भौगोलिक उत्तर किधर है, ऊपर की ओर। और यहां पर अपने क्या लिखा, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो। तो माना कि भौगोलिक उत्तर इधर है तो दक्षिणी ध्रुव होगा, तो मतलब चुंबक इस प्रकार से होगी और ये होगा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव S और ये होगा चुंबक का उत्तरी ध्रुव N। ठीक है बच्चों। अब देखना, चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, समझना, जो चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी कहाँ, बाहर की ओर, चुंबक के बाहर की ओर हमेशा दिशा किधर होती है, चुंबक के बाहर की ओर हमेशा दिशा किधर होती है, N से S की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इधर
ये लो, एन से किधर, एस की ओर। आई बात समझ में। अब इनको रखा कहां गया है, समझने की बात वो है मुख्य कि इनको रखा कहां गया है। इनको रखा गया है पृथ्वी में, पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी पे कहां, भौगोलिक उत्तर की ओर इनका एस सिरा है। तो माना कि ये पृथ्वी है, यहां पृथ्वी की ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और पृथ्वी का ये सिरा तो क्या है, एन, और ये सिरा क्या है, एस। मैंने कहा उदासीन बिंदु अपन को कहां मिलता है, जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और दूसरी चीज मैंने क्या बताई, दूसरी चीज बताई चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबक, यहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी। आई बात समझ में। तो यहां देखो, यहां पर यही दिशा है, इनकी भी, इनकी भी, तो यहां कुछ कैंसिल नहीं होगा। मतलब इस स्थिति में अपन को कोई उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा, कोई उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा। ये क्या है, निरक्ष है ना, इससे 90 डिग्री कोण पे ही तो है ये। तो निरक्ष पे अपने पास में जो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है, वही दिशा पृथ्वी के क्षैतिज घटक की है। लेकिन अक्ष की बात की जाए, चुंबक के अक्ष की बात की जाए, तो अक्ष पर क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट लिया, यहां पर क्या होता है कि इसकी दिशा ऊपर की ओर, इसकी दिशा नीचे की ओर, तो दोनों बराबर हो गए। तो यहां मिल गया अपन को उदासीन बिंदु। दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो ये चीज है, ये बात समझ में आई कि जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, तो अपन को जो उदासीन बिंदु मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, वो अपन को मिलते हैं अक्षीय रेखा पे, न कि निरक्षीय रेखा पे। आई बच्चों बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, केवल इतना सा, चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर। क्या चीज है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, समझना, चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो। मतलब फर्क साफ साफ नजर आ रहा है। वो क्या नजर आ रहा है, यहां से समझ में आ जाएगा। ये सिरा तो अगले ने कहा है कि एन लीजिए, और ये कहा है आप लोग एस लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी ना, उनकी दिशा क्या होगी, अब वो समझ में आ जाएगी अपने। यहां से क्या दिशा होगी भाई, अपन कहते हैं एन से एस की ओर। तो ध्यान देना, एन से एस की ओर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन, ठीक है। और भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, और एस की ये है ही इंटर कर रही है, और इधर एन ये क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। लेकिन अब ध्यान से समझो, अपन बात करें अक्षीय रेखा की, तो अक्षीय रेखा पे जो पृथ्वी का क्षैतिज घटक है उसकी दिशा है, वही चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कहीं पर भी अपन को उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा। लेकिन यहां समझिएगा, यहां पर क्या होता है, इस पॉइंट पे आप देखिए, जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, वो दिशा पृथ्वी के क्षैतिज घटक की नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब यहां पर निरक्ष पे एक ऐसा बिंदु होगा जिस पे चुंबकीय क्षेत्र का ओवरऑल मान 0 होगा, वहां पर अपन को नेचुरल पॉइंट प्राप्त होगा। तो अपन यहाँ नेचुरल पॉइंट N1 एक तो यहाँ प्राप्त हो जाता है, और दूसरा यहाँ प्राप्त। आप कहोगे कि यहाँ अंदर क्यों नहीं लिया, यहाँ तक तो चुंबकीय क्षेत्र का इफेक्ट है, चुंबक के नजदीक थोड़ी होता है, चुंबक से थोड़ा सा दूर प्राप्त होता है। आई बात समझ में। तो ये सिचुएशन नंबर 2 थी अपनी, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर आ गई होगी शायद बात समझ में। अब चलते हैं आगे। आगे है अपने पास में सिचुएशन नंबर
3, और 3 और 4 दोनों मिक्स ही है। वो क्या चीज बताई गई है उसमें बताया गया है कि चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर, पृथ्वी पे चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। समझना ध्यान से, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखने पर, चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है तो माना कि ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ही, ठीक है। अब इसमें चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है और पहले अपन N ध्रुव ले लेते हैं और दूसरी बार अपन S ले लेते हैं, ठीक है। तो माना यहां लिया अपन ने N, क्या लिया, ये N ले लिया। आई बात समझ में, N ले लिया तो आपको पता है N से क्या होगा, ये डायरेक्शन इनकी कहाँ है, ऊपर की ओर। नेचुरल पॉइंट कहाँ मिलेगा, कितने उदासीन बिंदु मिल रहे हैं अपन को, एक उदासीन बिंदु मिल रहा है। ऊपर की ओर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल N सिरा लिया है तो ऊपर की ओर सेम डायरेक्शन है तो मिलना पॉसिबल नहीं है। एक बार, अब ये तो N की बात हो गई, दूसरी बार अपन किसको रखेंगे, S को रखेंगे। किसको रखेंगे भाई, S को रखा जाएगा। अब यहां पर आप कहोगे ये कैसे होगा, तो ये देख लो, आई बात समझ में। दूसरी बार यहां N की जगह अपन S को लेंगे तो अपन को एक ही प्राप्त होगा फिर भी। कैसे, देख लो, ये रखा अपन ने S को रखा तो आपको पता है ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रवेश देगा। तो यहां डायरेक्शन वो की वो, लेकिन यहां अपोजिट, मतलब नेचुरल पॉइंट इसमें भी कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो ये था अपना उदासीन बिंदु। आई बच्चों बात समझ में। उदासीन बिंदु के बारे में परिभाषा अपन ने पढ़ ली, उसके बाद में इसमें 3 सिचुएशंस दी गई थी, वो तीनों अपन ने पढ़ी और यहाँ पर चेक किया कि कौन से में कितने उदासीन बिंदु है वो प्राप्त हो रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, चुंबकीय डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। पहले अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, अब अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। ध्यान देना, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होता है इसका मीनिंग समझना, कि जब किसी दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, बलागुरण अप्लाई होता है, और बलागुरण के कारण ये एक द्विध्रुव की तरह काम करता है और इसे अपन चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में और क्या था, यही तो चीज विद्युत द्विध्रुव में थी, वही चीज यहाँ है। वहां क्या था समझना बच्चों, विद्युत द्विध्रुव में अपन ने ये कहा था कि यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस क्यू आवेश, परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत, अत्यल्प दूरी पे स्थित हो। काम इनका भी वही है, दोनों की आवेश प्रकृति यहाँ पर भी विपरीत ही है, क्योंकि आपको पता है N और S दोनों विपरीत चीज है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, किसी तीसरी धातु को आप इसके नजदीक लेके आओ तो इनमें क्या होगा, या दूसरी चुंबक को ले आओ तो एक सिरे को, जिस सिरे को ये आकर्षित करेगा उसको ये नहीं करेगा, इसका मतलब अपोजिट हो गया। तो जब इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो यहाँ पर चुंबकीय बलागुरण कार्यरत रहता है, जिसकी वजह से ये द्विध्रुव की तरह काम करती है, अर्थात अपनी मूल स्थिति से थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती है। आई बात समझ में। तो इसे अपन क्या कह देते हैं, इस स्थिति में इसे अपन चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ये की ये बात है दिक्सूचक के लिए, वहां पर भी यही चीज अप्लाई होती है। चुंबकीय छड़ के लिए, परिनालिका के लिए,
सारी चीज़ों, ये जो मैंने बताया 2-3 नाम और बताए, इनमें भी यही होता है। इनको भी अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये भी विद्युत द्विध्रुव की तरह ही कार्य करते हैं, तो इन्हें भी अपन चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझना क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन ने क्या पढ़ा था, वापस वहां चलते हैं। ये स्थिति थी अपने पास, ये चार्ज था प्लस क्यू, ये चार्ज था माइनस क्यू। अत्यल्प दूरी पे थे, तो अपन ने ये कहा था कि एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। यहां पर अपने पास में एक दंड चुंबक है। क्या है? एक दंड चुंबक है। ये सिरा N मान लिया, ये S मान लिया। इसकी ध्रुव प्राबल्यता M है, इसकी ध्रुव प्राबल्यता भी M है। इनके मध्य की दूरी, प्रभावी लंबाई L है। उसी पैटर्न से अपन ये कहेंगे कि एक की ध्रुव प्राबल्यता और दूसरे का, इनके बीच की जो दूरी है, इनका गुणनफल क्या कहलाता है, उसी आधार पे अपन कहेंगे। यहाँ इनको अपन क्या कहेंगे? वहाँ अपन ने कहा था द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा, विद्युत, यहाँ क्या कह देंगे? चुंबकीय। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बन गई ध्रुव प्राबल्यता गुणा ध्रुवों के मध्य की दूरी। क्या परिभाषा बनी? ध्रुव प्राबल्यता गुणा ध्रुवों के मध्य की दूरी बनी। फिर अपन ने यहां पर पढ़ा था टो बराबर पीई साइन थीटा, पढ़ा था ना। उसी पैटर्न पे अपन यहां क्या पढ़ेंगे? यहां पढ़ने वाले हैं टो बराबर, ये चीज अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं उससे तुलना करके। ठीक है, ये अपन 1-2 दिन बाद में क्लास में आगे टॉपिक आएगा, क्या आएगा? बल आघूर्ण का, तब अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब समझो। उसी तरीके से P की जगह क्या? M, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या? मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा। वहां पर अपन ने, यहां पर P की जगह अपने आया था Q गुणा 2A। यहां अपने पास में M आता है और M की जगह आता है NIA। ठीक है, क्या आता है? NIA। अब यहां ये क्या क्या चीज है? I क्या है? I अपने पास में चाहे चुंबकीय छड़ है, चाहे परिनलिका है। दंड चुंबक में तो अपन ने पढ़ लिया पहले से कि दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तो ये होता ही है। ठीक है ना, दंड चुंबक का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है? ध्रुव प्राबल्यता गुणा प्रभावी लंबाई। लेकिन यहां पर दंड चुंबक की बात नहीं हो रही, यहां पर चुंबकीय छड़ की बात। आप कहोगे इसको भी तो अपन चुंबकीय छड़ कहते हैं, लेकिन अगर ज्ञात ही नहीं हो अपन को, ये चीज ज्ञात नहीं हो ध्रुव प्राबल्यता, तब अपन कैसे नोट करते हैं? तो अपन को पता है, ध्यान से समझना कि जैसे ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें यहां पर ये दंड चुंबक थी। अब इसके ऊपर बल लगाया जाता है तो यहां से ये यहां चली गई। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यहां पर जो बल आघूर्ण कार्यरत रहता है टो, वो क्या होता है? बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो माना कि लंबवत दूरी है AB। इस तरीके से अपने पास में बल का मान यहां पर क्या आएगा वो रखेंगे, उसके बाद में AB का मान रखेंगे, तो वहां से अपने पास में आएगा टो बराबर MB साइन थीटा। और M यहां पर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका मान क्या आता है? M बराबर NIA। ठीक है बच्चों, तो अब ये अपना छोटा सा नॉर्मल सी बात है, आज अपन ने पढ़ी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इससे संबंधित जो चीजें हैं नॉर्मल, इससे पहले जो अपन ने पढ़ाया है वो आप आज पढ़ना, ताकि अपन कल आगे जो पढ़ें वो आपके समझ में अच्छे तरीके से आए। ठीक है, धन्यवाद।